नमस्कार दोस्तों, मैं अदिति एकेडमी परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ आपके सामने संविधान के अगले वीडियो से संबंधित जानकारी शेयर करने के लिए, जो हमारा बेसिकली होगा टारगेट किसके ऊपर, संविधान सभा के ऊपर। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। कल मेरे पास जो वीडियो चला उसके बाद कुछ स्टूडेंट ने ये पूछा कि सर हमें संविधान किस चीज से पढ़ना है, जो एक ऑथेंटिक बुक होती है। तो मैं सबसे पहले तो आपसे यही कहूंगा कि यदि आप संविधान का बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो आपको लूसेंट पढ़नी ही पड़ेगी एक बार। लूसेंट में फैक्चुअल नॉलेज ज्यादा है, बट स्टार्टअप के हिसाब से लूसेंट बहुत बढ़िया चीज है। उसके बाद यदि आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 3 ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन सुभाष कश्यप, दूसरा ऑप्शन लक्ष्मीकांत और तीसरा ऑप्शन डीडी बसु। बट मैं आपको बोलूंगा कि आप प्रेफर करें हमारा लक्ष्मीकांत को। उसके बाद यदि आपको व्यापम और पीएससी दोनों का फैक्चुअल नॉलेज लूसेंट से ज्यादा अच्छा चाहिए तो आप परीक्षा वाणी की जो पुस्तक आती है संविधान की, आप उसको जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, अब हम प्रारंभ करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो है हमारा संविधान सभा के ऊपर। किसी भी देश के संविधान का निर्माण एक दिन में संभव नहीं होता। यह एक अनवरत प्रक्रिया होती है जो काफी सालों से चली आती है और धीरे धीरे करके हमारे संविधान के लिए जो नींव मजबूत करती है, उसके बाद हमारे संविधान रूपी भवन का निर्माण होता है। अब अगर हम अपने भारतीय संविधान की बात करें तो आप सबको पता है कि भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने लगे। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना लंबा समय रहा होगा हमारे संविधान को बनाने में। और आखिर ये आवश्यक क्यों था? ये आवश्यक इसलिए था कि जनरली जब हम किसी देश या मुल्क की बात करते हैं तो उससे हमारा तात्पर्य होता है कि एक समान जाति, विचारधारा, समाज या कल्चर वाले लोगों का निवास। किंतु क्या भारत के परिप्रेक्ष्य में ये बिल्कुल सही है? नहीं। भारत हमारा दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जहां पर 3000 से ज्यादा भाषाओं में तो मत अखबार छपते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में कितनी विविधता है। इन विविधताओं को दूर करने के लिए ही हमारे संविधान का निर्माण किया गया है, जिसके लिए हमें इतना समय लगा। आप समझ सकते हैं कि आज के समय में एक 10 या 12 लोगों का सामान्य सा परिवार चलाना कितना मुश्किल होता है। तो उस समय पर जब 40 करोड़ के समथिंग हमारी जनसंख्या थी और आज 121 करोड़ से ऊपर जनसंख्या हमारी हो चुकी है, इसके बाद भी यदि हमारा देश विविधताओं के साथ पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है, तो इसका कारण क्या है? हमारा संविधान, जिसने हमारे पूरे देश को बांध कर रखा है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे भारतीय संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा के बारे में अगर मैं 1946 से पहले थोड़ा जाऊं तो सर्वप्रथम 1934 में एमएन रॉय जी ने यह सजेस्ट किया था कि हमें एक संविधान जो हमारा बनाना है, उसके निर्माण के लिए हमें संविधान सभा को बनाना चाहिए। यहां पर मैं पहले संविधान सभा की बात कर रहा हूं, ना कि संविधान की, क्योंकि संविधान की पहली मांग 1924 में स्वराज पार्टी के द्वारा पहले ही कर दी गई थी। उसके बाद विधिवत तरीके से सन 1935 में जो हमारे 1935 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें पहली बार कांग्रेस ने यह स्वीकार किया कि हाँ, अब हमें हमारे संविधान निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा को हमें बनाना है। उसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने यह माना कि हाँ, हम भारत को अब संविधान निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा देने की या संविधान सभा बनाने की हम छूट प्रदान करने की कोशिश करेंगे। यह वह दौर था जब द्वितीय विश्व युद्ध हमारा चलने वाला था और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को आवश्यकता थी भारत के सैनिकों की। इस वजह से उन्होंने ये एक प्रस्ताव दिया, किंतु यह प्रस्ताव मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मतभेद के चक्कर में हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके बाद तिथि आती है 1942, जब ब्रिटेन की सरकार ने भेजा क्रिप्स प्रस्ताव को। क्रिप्स प्रस्ताव हमारे यहाँ इसीलिए भेजा गया था कि हाँ, अब हम आपको आजादी देने के लिए और आपको संविधान बनाने की छूट प्रदान करेंगे, या आपको हम वो सिचुएशन प्रोवाइड करके देंगे जिसके थ्रू आप संविधान को बना सकें, किंतु इसके लिए आपको हमारी मदद करनी होगी द्वितीय विश्व युद्ध में।
एवं द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद हम आपको वो सिचुएशन प्रोवाइड करेंगे। इसी वजह से इसको कैंसिल किया गया, ये प्लान भी फ्लॉप रहा, और इसी वजह से गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा था, एक पोस्ट डेटेड चेक कहा था, क्योंकि यह बिल्कुल भी कारगर नहीं था। उसके बाद जो हमारी तिथि आती है वो आती है जुलाई 1946 की। ये मैंने कुछ तिथियां यहां पर लिखी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट तिथियां हैं, संविधान सभा संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर इसके बाद मैं आपको आगे बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है दोस्तों, जुलाई 1946 में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन भारत आया। ये आपका पहला फैक्चुअल नॉलेज है आज का, फैक्चुअल क्वेश्चन है कि हमारे संविधान सभा का निर्माण या हमारे संविधान का निर्माण किसके तहत हुआ है, तो वो हुआ है कैबिनेट मिशन के तहत। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इस मिशन में 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, ठीक है मैं आपको बता देता हूं, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस जो उस समय पर भारत सचिव हुआ करते थे, वह इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन भारत में किस लिए आया था, कैबिनेट मिशन भारत में आया था भारतीय संविधान सभा संबंधित बातें की। तो कैबिनेट मिशन के अंदर जो बातें कही गई, उसमें मुख्य बात जो थी वो यही थी कि भारत का संविधान एक संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा, जिसके प्रतिनिधि प्रत्येक देश के हर कोने से शामिल होंगे। जो 10 लाख जनसंख्या में से एक व्यक्ति चुना जाएगा, वो कहलाएगी हमारी संविधान सभा, और इसके द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी सबसे पहले संविधान संख्या निर्धारित की गई 389। सदस्य कितने थे, 389। इन 389 में 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांत से थे, 4 जो थे वो ब्रिटिश कमिश्नरी सिस्टम से थे, और 73 जो थे वो हमारे देसी रियासतों से थे। यहां पर आपको शायद इसमें डाउट हो रहा हो या थोड़ा कंफ्यूजिंग हो कि ये ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांत क्या था, तो आप सामान्य शब्दों में यह समझिए कि जैसे आज के समय में हमारे केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते हैं, वैसे ही उस समय पर 4 ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र थे। ये कौन कौन से थे, इसको याद करने के लिए आपको केवल ABCD याद करना है। ए से आएगा हमारा अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग जो कर्नाटक में है, और डी से हमारा दिल्ली। बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है, और बाकी 3 हमारे भारत में ही है। तो जब जुलाई 1946 में पहली बार संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, तो उसमें से चुनाव कितनी सीटों के लिए हुए, 296 सीटों के लिए। यहां पर आपको एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि यदि कभी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा के सदस्यों का क्या निर्वाचन हुआ था, या मनोनयन हुआ था, या दोनों हुए थे, तो आपको ये याद रखना है कि संविधान सभा के लिए निर्वाचन और मनोनयन दोनों हुआ था। इन सीटों के लिए निर्वाचन हुआ था, किंतु जो 73 थे हमारी देसी रियासतें, इनका मनोनयन हुआ था। देसी रियासतों ने अपने आप से स्वयं से किसी ना किसी एक व्यक्ति को भेजकर संविधान सभा में भेजा था। इसका मतलब इनका निर्वाचन हुआ और 73 का मनोनयन हुआ। जब 296 सदस्यों का हमारा चुनाव हुआ, 296 सदस्यों के लिए, तो इसमें 208 सीटें मिली कांग्रेस को, 93 सीटें मिली मुस्लिम को, और 15 सीटें जो थी वो अन्य लोगों को मिली। यहां पर आपको एक और फैक्चुअल क्वेश्चन जो पूछा भी गया है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी 3 नंबर में पूछा था एक प्रश्न कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो वो याद रखिएगा आप 15 थी। और इसमें से जो एक और प्रश्न पूछा गया, बेगम रसूल जो थी वो एकमात्र मुस्लिम महिला थी। उसके अलावा अनुसूचित जनजाति की जो सीटें थी वो कितनी थी हमारी, वो थी हमारी 33 सीटें। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद 296 सीटों पर चुनाव हुआ। एक और चीज याद रखिएगा कि इन 296 सीटों को 3 आधार पर बांटा गया था। एक आधार था सामान्य, दूसरा मुस्लिम, और तीसरा सिख।
सामान्य में ये समझिएगा कि वो सब आए जो मुस्लिम और सिख नहीं थे, वो सभी हमारे सामान्य में आ गए। उसके बाद बात आती है 3 जून 1947 की। यह कौन सी तिथि थी? यह तिथि थी माउंटबेटन योजना की। अब अगर आपसे प्रश्न बनता है फैक्चुअल कि भारत के विभाजन का आधार क्या बना, तो वो था हमारा माउंटबेटन योजना। ये आपको याद रखना है। इसके पहले मैंने क्या बताया था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्या था? जो किसका आधार बना? हमारे संविधान का आधार बना। किंतु भारत विभाजन का आधार क्या बना? हमारा माउंटबेटन प्लान, जो 3 जून 1947 को आया था। माउंटबेटन योजना आने के बाद जब हमारे देश का विभाजन तय हुआ, तो उसके बाद हमारी जो सीटें थी वो बची 324। इन 324 सीटों में 235 प्रांतों से थी और 89 देसी रियासतों से। इसके बाद जो अगली तिथि हमारी आती है वो आती है 31 दिसंबर 1947 को। ये तिथि अलग से क्यों आई? क्योंकि 3 जून 1947 के बाद 18 जुलाई 1947 18 जुलाई 1947 को भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, ये वो अधिनियम था जिसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें कई महत्वपूर्ण फैक्ट थे, जैसे कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग डोमिनियन बनेंगे और भी कई। लेकिन हमारे संविधान संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वह यह थी, सबसे पहली थी कि भारतीय संविधान सभा को संपूर्ण संप्रभुता दी जाएगी। संप्रभु शब्द का मैं सामान्य अर्थों में भी आपको तात्पर्य बताऊं, प्रस्तावना में आपको डिटेल बताऊंगा। संप्रभु अर्थ का सामान्य तात्पर्य होता है कि मैं अपने कार्य करने के लिए बिल्कुल मुक्त हूं, मेरे ऊपर किसी भी शासन की या किसी भी व्यक्ति की जवाबदारी ना होना, तो ये कहलाता है संप्रभु। तो जो स्वतंत्रता अधिनियम हमारा आया 1947, पहली बात क्या कही गई कि संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु बनाया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब जो हमारी संविधान सभा रहेगी वह सबसे महत्वपूर्ण बात, ये शायद बहुत से आप लोगों को नहीं पता होगी कि संविधान सभा जो हमारी रहेगी वह काम करेगी एक विधायिका के तौर पर भी। अर्थात संविधान सभा यहां से लेकर, इस तिथि से लेकर 26 नवंबर 1949 तक क्या करेगी काम? एक संविधान विधायिका के तौर पर काम करेगी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की स्वतंत्रता के बाद हमारी पहली संसद कौन थी, तो वह संसद थी हमारी कौन थी? वो संविधान सभा थी हमारी। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पर एक और चीज याद रखना है कि जब भी संविधान संबंधित कोई भी सभा होती थी तो उसकी अध्यक्षता करते थे राजेंद्र प्रसाद, और जब भी विधायिका संबंधी कोई कार्य संविधान सभा करती थी तो उसकी अध्यक्षता करते थे जेबी मावलंकर। जेबी मावलंकर सर लोकसभा के हमारे पहले अध्यक्ष भी रहे। जो हमारी लोकसभा 1951-52 में हमारे पहले इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन के बाद जो हमारी पहली लोकसभा बनी उसके अध्यक्ष भी हमारे जेबी मावलंकर साहब ही थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और 1951-52 तक 26 नवंबर के बाद भी हमारी जो संसद का काम हमारी किसने किया? संविधान सभा के द्वारा ही कहीं ना कहीं तौर पर किया जाता था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा? जेबी मावलंकर सर है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वह मुख्यतः इससे अलग हो चुके थे। अब क्योंकि 18 जुलाई के बाद ही प्रथम पाकिस्तान के लिए भी संविधान गठित करने के लिए गवर्नर जनरल ने आदेश दे दिए थे। तो हमारी संख्या कितनी बचती है? अब 299 हमारी संख्या बचती है, जिसमें 229 जो थे वो ब्रिटिश प्रांत से थे और 70 हमारे देसी रियासतों से थे। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमने हमारे संविधान को अंगीकृत किया, अर्थात हमने इसे अपनाया। सबको पता होगा कि लागू हमने कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत किया। और इस पर एक और फैक्चुअल क्वेश्चन कि 284 सदस्यों ने, कितने? 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे।
ठीक है, तो ये हमारा डेटा हुआ अभी तक कुछ एक फैक्चुअल नॉलेज के अकॉर्डिंग कि संविधान सभा में संख्या कितनी रही, क्या रही। अब हम बात करेंगे अपनी संविधान सभा की मुख्यतः बैठकों के बारे में। जब हमारा संविधान सभा हमारी गठित हुई तो पहली बैठक हुई हमारी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946। जब हमारे संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो इसमें जो शामिल सदस्य थे या उपस्थित सदस्य थे, वो अगर मैं लक्ष्मीकांत की बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग 211 और कई बुक में आपको 207 भी मिलेंगे। ठीक है, तो यह उतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अगर आएगा यहां से जब बनने के चांस रहेंगे कि इनमें जब पहली बैठक में कितनी महिलाएं शामिल थी, तो वो थी हमारी 9 महिलाएं। ये आपको याद रखना है। संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी? 15, बट पहली बैठक में कितनी महिलाएं शामिल हुई? मात्र 9 महिलाएं। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा क्या बनता है, जो कई एग्जाम में पूछा गया है कि पहली बैठक के हमारे अध्यक्ष कौन थे। तो पहली बैठक के हमारे जो अध्यक्ष थे, वो जो सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष सदस्य थे पूरे संविधान सभा के, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो उन्हें हमने बनाया हमारी पहली बैठक का अध्यक्ष। उसके बाद हमारी दूसरी बैठक होती है कब? 11 दिसंबर 1946 को। और इस दिन हमने क्या किया था? 11 दिसंबर को ही हमारे प्रथम निर्वाचित जो संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित हुए थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने? हमारे पहले अध्यक्ष बने। और इसके साथ ही एच.सी. मुखर्जी एंड कृष्णामाचारी, ये 2 व्यक्ति हमारे बने उपाध्यक्ष। ये 2 व्यक्ति क्या बने? हमारे उपाध्यक्ष बने हमारी संविधान सभा के। इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण तिथि आती है, वो आती है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? यह बेसिकली हमारे संविधान का आधार बना। हमारी प्रस्तावना का आधार क्या बना? हमारा उद्देश्य प्रस्ताव बना, जिसमें भारत को एक गणतंत्र, संप्रभु, लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाना, जनता को अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों का उत्थान करना, निम्न तबके के वर्गों को मुख्य धारा में लाना, भारत को पूर्ण स्वतंत्र होना, स्वयं के कार्यों के लिए निर्भर होना, विश्व में अपनी एक छवि बनाना, यह सब शामिल था जवाहरलाल नेहरू की उद्देश्य प्रस्तावना में। और यहां पर मुझे एक चीज और याद है, मैं आपको बताता हूं। जब संविधान सभा की पहली बैठक हो रही थी, कब? 9 दिसंबर 1946 को, तो उस समय पर जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, वह कांग्रेस का हिस्सा नहीं थे। वो बंगाल में थे, वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं थे। उनका ये मानना था कि मैं देश का बंटवारा किसी भी कीमत में स्वीकार नहीं कर सकता हूं। ठीक है, उस वजह से कई हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिनमें जैसे मुख्यतः बाबू जगजीवन राम थे, वह गांधी जी के पास गए और उन्होंने गांधी जी से बोला कि बापू जी, आज संविधान सभा की, कल संविधान सभा की हमारी पहली बैठक है, हम वहां जा रहे हैं, तो आप हमें कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो गांधी जी ने कहा कि मेरा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा, पर मैं आपको एक टोटका देना चाहता हूं। तो बापू जगजीवन राम ने कहा कि बापू, आप कब से टोटके में विश्वास करने लगे? तो गांधी जी ने बहुत अच्छी बात कही, एक उन्हें लिखित कागज का रूप दिया और उनसे कहा कि आप जब भी संविधान का निर्माण करें तो आप मन में एक चीज का हमेशा ख्याल रखें कि आपने जीवन में जिस भी सबसे दरिद्र व्यक्ति को देखा हो, जिसके पास खाने को खाना ना हो, उसके पेट की भूख को दूर करने के लिए उसके पास कोई व्यवस्था ना हो, आप उस व्यक्ति के चेहरे को याद करिएगा और आप ये जरूर देखिएगा कि आप जो बनाने जा रहे हैं उससे उस व्यक्ति का भला हो रहा है कि नहीं। इस पूरी बात या इस बात ने पूरे संविधान में जो हमारे कथाकथित निम्न
जाति के भाई बंधु होते हैं या हमारे ग्रामीण परिवेश के लोग होते हैं, उनको हमारे संविधान में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह देने में मदद की। चलिए, तो हम बात कर रहे थे उद्देश्य प्रस्ताव की। अब 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, यह पास हुआ 22 जनवरी 1947। ठीक है, अब आप ये देखिए कि 13 दिसंबर को जो देश प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था वह 22 जनवरी को क्यों पेश हुआ? क्योंकि इसी दिन पहली बार हमारे संविधान के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पहली स्पीच दी थी, जब पहला वक्तव्य दिया था। उन्होंने ये कहा था कि यदि, जैसे मैंने बताया था कि संविधान सभा की जो पहली बैठक थी उसमें मात्र जो ये 211 सदस्य थे, ये क्यों थे? क्योंकि देशी रियासतों और मुस्लिम लीग दोनों ने इसका बहिष्कार किया था या इसके सदस्य इसमें शामिल नहीं हुए थे। इस वजह से B.R. अम्बेडकर जी ने कहा कि जब तक हमें यह कन्फर्मेशन कॉल या हमें यह निर्धारित नहीं होता है कि मुस्लिम लीग और देशी रियासतें क्या निर्णय ले रही हैं, तब तक हम संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत या पास नहीं कर सकते हैं। जो हमारी देशी रियासतें थी वो अभी तक कंफ्यूजन की स्थिति में थी कि हमें भारत के साथ रहना है या हमें खुद स्वतंत्र तरीके से शासन करना है। इसीलिए हमारा उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ 22 जनवरी 1947 को। तो ये हमारी अभी तक की महत्वपूर्ण चीजें थी संविधान सभा की बैठक से संबंधित। और आप एक और फैक्चुअल चीज याद रखिएगा कि हैदराबाद, जो हमारी हैदराबाद रियासत थी वह संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। आप इस चीज को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा? हमारी संविधान सभा की पहली बैठक, हमारी संविधान सभा की दूसरी बैठक देखी हमने, उसके बाद हमने बात की हमारे उद्देश्य प्रस्ताव की। अब जो हमारा पूरा संविधान बना उसे बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने, 2 साल 11 महीने और 18 दिन हमें ये बनाने में लगे। इसके लिए हमने कुल 60 देशों का संविधान अध्ययन किया। कितने देशों का? 60 देशों का संविधानों का हमने अध्ययन किया। और इसमें कुछ जो हमारे महत्वपूर्ण 3 वाचन हुए, उन वाचन की मैंने तिथियां यहां पर लिखी हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। पहला वाचन जो हुआ वो 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक हुआ। दूसरा वाचन हमारा 15 नवंबर से लेकर 17 नवंबर 1949। तीसरा वाचन हमारा हुआ 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949। यह हमारा अंतिम वाचन था। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए कि संविधान सभा के लिए कुल कितनी बैठकें हुई? तो हम मानते हैं 11 + 1 या कुल 12 बैठकें हुई। ये फैक्चुअल प्रश्न पूछा गया तो आपको ये याद रखना है। कितनी बैठकें? 12 बैठकें हुई। किसके लिए? हमारे संविधान सभा को बनाने के लिए। 11 बैठकें ये लास्ट बैठक को मिलाकर, और जो ये 12वीं बैठक थी ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को, है ना। तो इस प्रकार से हम यह मानते हैं कि टोटल बैठकें हमारी कितनी हुई हैं? 12 बैठकें हुई हैं। अब उसके बाद मैं बात करता हूं थोड़ा सा हमारी समितियों के बारे में। संविधान बनाने के लिए मुख्यतः 8 बड़ी समितियां और 13 छोटी समितियां बनी थी। ये भी आपको याद रखना है। इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी हमारी, वो कौन सी थी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जो थी सबसे बड़ी समिति, 7 सदस्य इसमें शामिल थे। 29 अगस्त 1947 को हमारी यह समिति बनी थी और 21 फरवरी 1948 को इसने अपनी रिपोर्ट दी थी।
ठीक है। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे हमारे भीमराव अंबेडकर। अब मैं यहां पर थोड़ा सा आपको भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बताना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर को हम संविधान का जनक कहते हैं, लेकिन आप इनकी महानता या आप इनके कार्य के प्रति जो डेडिकेशन था, इनकी उस समय की इंपॉर्टेंस थी, उस वजह से केवी राव जी ने कहा कि आप इन्हें मात्र संविधान के जनक नहीं बल्कि संविधान की जननी भी कहिए, कि केवल फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना कह के आप इन्हें मदर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहिए, किसे? भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। अब भीमराव अंबेडकर जी की थोड़ा सा अगर हम पहले चलें, इसके अध्यक्ष बनने के पहले, सबसे पहले भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा के लिए खड़े हुए बंबई की सीट से। बंबई की सीट से खड़े हुए, किंतु ये चुनाव हार गए और इनका तो आवश्यक था संविधान सभा में होना। फिर इन्होंने बंगाल की सीट से चुनाव लड़ा। बंगाल था हमारा, यह पूर्वी बंगाल अर्थात जो वर्तमान में बांग्लादेश है उसका पश्चिमी हिस्सा, जो आज का पश्चिम बंगाल कहलाता है, वहां से ये खड़े हुए और यह चुनाव जीते मुस्लिम लीग की मदद से। आप सोचे कितना बड़ा व्यक्ति जिसे हम फादर एंड मदर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, वह बाहुल्य अर्थात जो नेशनल कांग्रेस थी उस बाहुल्य से ना जीतकर ये किसके थ्रू जीता? ये जीता मुस्लिम लीग के थ्रू। लेकिन जैसे ही भारत आजाद हुआ तो ये जो हिस्सा था जहां से ये चुनाव लड़े थे, वो हिस्सा हमारा चला गया किसमें? बांग्लादेश में, और इनकी सीट फिर खाली हो गई। मतलब यह फिर संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। अब आप सोच रहे हैं कितना स्ट्रगल की बात कर रहे हैं संविधान सभा में आने के लिए उस व्यक्ति की जिसे संविधान का जनक कहा जाता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नाम आता है BN राव, सर बेनेगल राव। सर बेनेगल राव संविधान के हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। यह भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 3 मार्कर में पूछा है, तो आप इनका नाम याद रखिएगा, BN राव। ठीक है। अब जब इनकी बंगाल की सीट भी खाली हो गई तो BN राव सर ने, जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे, एक पत्र लिखा राजेंद्र प्रसाद जी को, जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि यदि अम्बेडकर जी संविधान सभा में नहीं रहेंगे तो हमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए कैसे भी करके उन्हें सीट में लाना या संविधान सभा में लाना अति आवश्यक है। राजेंद्र प्रसाद जी ने पत्र लिखा हमारे बीजी खेर का नाम आपने पहले सुना होगा, जो हमारा पहला भाषा आयोग बना था 1955 में, वो इन्हीं की अध्यक्षता में बना था। इस समय पर ये क्या थे? यह थे बंबई के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री से तात्पर्य ये नहीं पूरे देश का प्रधानमंत्री या पूरे बंबई का प्रधानमंत्री। उस समय पर प्रांत विशेष के जो अध्यक्ष होते थे उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने बीजी खैर को एक पत्र लिखकर कहा कि हमें अंबेडकर जी को संविधान सभा में लेकर आना है। अब बीजी खैर जी ने MR जयकर जो एक निर्वाचित सदस्य थे उनका इस्तीफा दिलवाया। उनके इस्तीफे की दिलवाकर उनकी जगह पर अंबेडकर जी को संविधान सभा में भेजा गया। तो आपने देखा संविधान सभा में शामिल होने का कितना स्ट्रगल रहा, किसका? हमारे अंबेडकर जी का। और उसके बाद हम बात करते हैं हमारी प्रारूप समिति की। तो प्रारूप समिति के 2 नाम और हैं, एक हिंदी और इंग्लिश है। इसे कहा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन कमेटी। ठीक है। तो प्रारूप समिति का कार्य क्या था? तो बहुत से लोगों को यह पता रहता है कि हाँ, प्रारूप समिति का कार्य था संविधान का प्रारूप तैयार करना, अर्थात संविधान को ड्राफ्ट करना। किंतु आप यह भूल कभी मत करिएगा कि यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो वहां पर उसका उत्तर ना होगा भीमराव अंबेडकर जी और ना होगा हमारा प्रारूप समिति, उसका उत्तर होगा BN राव।
ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, एक आईएएस व्यक्ति थे, आईसीएस थे उस समय पर। और हमारे संविधान सभा या हमारे संविधान का प्रारूप बीएन राव ने तैयार किया था। और इस जो इनके द्वारा तैयार किया गया प्रारूप था, उस प्रारूप पर विस्तृत चर्चा करने के लिए प्रारूप समिति बनाई गई थी। ठीक है, तो क्या डाउट क्लियर हुआ आज आपका? एक सबसे बड़ा कि हमारे संविधान का जो प्रारूप था वो किसने बनाया था? हमारे बीएन राव ने बनाया था। और प्रारूप समिति ने इनके द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया था उस पर चर्चा करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। बीएन राव एंड एमएन रॉय में आप कंफ्यूज मत होइएगा, संवैधानिक सलाहकार बीएन राव है और एमएन रॉय वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1934 में कहा था कि इस भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। इन बीएन राव के बारे में आपको मैं एक चीज और बताता हूं, फिर हम यहां लौटते हैं। महत्वपूर्ण चीज आपके एग्जाम से संबंधित। बीएन राव पहले व्यक्ति थे, ये कौन से पहले व्यक्ति थे? जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में हमारे जो 15 मुख्य जज या 15 मुख्य न्यायाधीश रहते हैं, उन 15 मुख्य न्यायाधीश में जगह बनाने वाले हमारे पहले व्यक्ति कौन थे? बीएन राव थे। और इनका टाइम पीरियड था 1952 से 1953। आपको पता होगा कि अभी तक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में आपने सुना होगा। जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है हमारा, उसका मुख्यालय कहां पर है? हैग में है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 प्रमुख भागों में से एक है। इसकी स्थापना हुई 1946 में। इसमें 5 अध्याय एवं 70 अनुच्छेद हैं। इसमें अभी तक भारत के 4 व्यक्ति शामिल हो चुके हैं। पहले थे हमारे बीएन राव, दूसरे थे हमारे नागेंद्र सिंह। इन नागेंद्र सिंह का संबंध हमारे पन्ना से भी रहा है। हमारा जो महारानी स्कूल है उस स्कूल से भी नागेंद्र सिंह का संबंध रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में शामिल होने वाले 4 जजों में थे। पहले बीएन राव, दूसरा नागेंद्र सिंह, तीसरा रघुनंदन पाठक और चौथा दलबीर भंडारी। यही 4 व्यक्ति हैं भारत के जो अभी तक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में शामिल हुए हैं। ये थोड़ा संविधान से हटकर था, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, तो ये मैंने आपको चीजें यहाँ पर बता। तो ये वही बीएन राव है जो इन्होंने क्या किया? संविधान का प्रारूप तैयार किया। अब आप समझिए कि जो संविधान का मुख्य रूप से जो आधार बना वो हमारा प्रारूप बना। इस प्रारूप को बनाने में 7635 से ऊपर संशोधन प्रस्तुत किए गए। किसके सामने? प्रारूप समिति के सामने। अब आप समझ सकते हैं कि 7500 से ऊपर ऐसे मत या ऐसे व्यक्ति थे जो हमारी संविधान सभा या हमारी प्रारूप समिति के अगेंस्ट थे, या जो इनकी बातों से सहमत नहीं थे। एक व्यक्ति के द्वारा 4 मत, 10 मत, 15 मत, 20 मत दिए गए और इन 7500 संशोधनों में से अंदाजन 2500 संशोधनों को हमने या हमारी प्रारूप समिति ने अपनाया। तो आप समझ सकते हैं कि यह इतने बड़े देश को चलाना इतना आसान नहीं था, या हम जिस संविधान की बात करते हैं वो संविधान इतने आसानी से नहीं बन गया होगा। इसमें काफी बहस, काफी बैठकें हुई। तो ये हमने देख लिया पूरा किसके बारे में? हमारी प्रारूप समिति के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा जो अन्य कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अन्य समितियों में हमारा आता है जो 8 बड़ी समितियां थी, मैं उनके बारे में बता रहा हूं। संघ शक्ति समिति, दूसरा आएगा हमारा संघीय संविधान समिति, तीसरा आएगा राज्यों के परामर्श हेतु समिति, राज्यों से परामर्श हेतु समिति। इनके अध्यक्ष कौन थे? तीनों के, इनके तीनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमने देख लिया। तो चौथी समिति कौन सी थी? हमारी प्रारूप समिति। उसके अध्यक्ष हमने देख लिया कौन थे? हमारे
प्रारूप समिति के भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद हम 2 समितियां और देखेंगे हमारी 1, 2, 3, 4th हमारी प्रारूप समिति हो गई। 5th समिति अगर हम देखें अल्पसंख्यकों के हित संबंधी या मौलिक अधिकारों संबंधी समिति, उसके अध्यक्ष थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधित इसके अध्यक्ष कौन थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति बनी, प्रांतीय संविधान समिति बनी, उसके भी अध्यक्ष कौन थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके अलावा प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति। प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, इनके अध्यक्ष रहे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये वो 8 बड़ी समितियां थी जो जिन्होंने मिलकर हमारा संविधान बनाया। और हमने देखा कि इसके अलावा 13 अन्य समितियां थी जो हमारी छोटी समिति थी। ठीक है, तो ये हमारा इतना कार्य हो गया। अब इसके अलावा आपकी 2 चीजें और बची हैं। अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा कि संविधान सभा के कार्य क्या थे। जो हमारी संविधान सभा बनी, इस संविधान सभा ने जब आजादी के बाद जो इसके कुछ कार्य थे, वो महत्वपूर्ण कार्य क्या थे। तो सबसे पहला कार्य था आजादी के बाद मई 1949 में राष्ट्रमंडल, जिसको हम कॉमनवेल्थ कहते हैं, उसमें भारत की स्वतंत्र सदस्यता को अपनाना या उसमें भारत को एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में दर्ज कराना, ये हमारी संविधान सभा ने पहला कार्य किया। उसके अलावा दूसरा कार्य 22 जुलाई, ठीक है, तो हमने देखा हमारे जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके अब 24 जनवरी 1950 को हमने 2 चीजें अपनाई। एक हमारा राष्ट्रगान और दूसरा हमारा राष्ट्रीय गीत। इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि लूसेंट में राष्ट्रीय गीत को भी शायद 26 जनवरी बताया गया, क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक बार। वो 24 जनवरी को ही दोनों चीजें हमारी अपनाई गई हैं, राष्ट्रगान एवं राष्ट्र गीत। राष्ट्रगान के बारे में आपको पता है, जनगण मन हमारा जो है वो राष्ट्रगान है, जिसको लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और इसके 2 फॉर्मेट होते हैं गाने के। यदि हम फुल सॉन्ग गा रहे हैं तो वो हमारा 52 सेकंड का समय लेगा, और यदि हम उसको शॉर्ट में गा रहे हैं तो वो हमारा 20 सेकंड का समय लेगा। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज कि हमारा जो राष्ट्रगान था वो पहली बार 1911 की कांग्रेस की बैठक में हमारा गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता की थी बिशन नारायण सिंह। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है, बिशन नारायण सिंह जी की अध्यक्षता में हमारा पहली बार गाया गया था राष्ट्रगान। हम राष्ट्रगीत की बात करें तो राष्ट्रगीत को गाने में लगता है कुल 1 मिनट 5 सेकंड, जो हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है वंदे मातरम। और इसे पहली बार गाया गया था 1896 की जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक हुई थी उसमें, जिसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके अलावा मैं 2-3 फैक्ट और बताता हूं आपको। 26 जनवरी 1950 को हमने अपनाया हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, जो हमारा सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसमें आप एक चीज याद रखिएगा कि यह बेसिकली 3, अगर मैं बताऊं तो कलर फॉर्मेट का होता है हमारा अशोक स्तंभ। एक होता है नीला, एक होता है हरा, एक होता है लाल। तो जो नीले रंग का हमारा अशोक स्तंभ होता है वो मंत्रियों के द्वारा यूज किया जाता है, जो मिनिस्टर्स होते हैं, सेंट्रल मिनिस्टर। हरा जो होगा हमारा वो किया जाएगा राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, और लाल जो हमारा होगा वो किया जाएगा लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हमने 22 मार्च 1957 को हमने अपनाया हमारा कैलेंडर,
जो है हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, तो हम बात करेंगे 22 मार्च 1957 को हमने अपनाया हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो शक संवत पर आधारित होता है। ये आपको याद रखना है, जिसका पहला महीना मार्च होता है, जिसे हम चैत्र का महीना कहते हैं। यह भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा अगर आप याद रखें तो 2009 को हमने गंगा डॉल्फिन को अपनाया, जिसे हमने क्या कहा, हमारा राष्ट्रीय जलीय पशु है गंगेटिक डॉल्फिन, उसे हमने 2009 में अपनाया। तो ये संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे हमारे, जो संविधान सभा ने किए। अब हमने देखा फाइनली कि हमारी संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अंगीकृत किया या अपनाया, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया और हम एक पूर्ण गणतंत्र संप्रभु राज्य बन गए, और इसीलिए हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। अब इस सबसे अंतिम चीज जो हमारे संविधान सभा के पूरे पार्ट से इंपॉर्टेंट थी, वो शायद आप बहुत कम लोगों को ये चीज पता हो, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं। कि हमारी जो संविधान सभा थी, संविधान सभा के बनने के बाद यह प्रश्न आया हमारा कि आखिर इस संविधान को लिखेगा कौन। जब हमारा संविधान बना तो चूंकि ये हमारे देश की एक अभूतपूर्व धरोहर थी, तो इस धरोहर को संभाल कर रखने का या रखने के लिए जो लिखने का काम किया, वो किया प्रेम बिहारी नारायणज़ादा। ये नाम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यह वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने हाथों से 250 से ऊपर, जो निप वाले पेन पहले होते थे, 250 से ऊपर से ज्यादा कलम लिखकर इन्होंने क्या किया, हमारे संविधान को एक लिखित रूप दिया। तो आपको ये नाम याद रखना है कि हमारा संविधान जो लिखा गया, हमारा संविधान है वो हस्तलिखित संविधान है। उसे लिखा किसने है, प्रेम बिहारी नारायणज़ादा जी ने लिखा है। और ये उस समय के हमारे भारत के बहुत ही महान कैरियोग्राफर थे। आप ये चीज याद रखिएगा कि हैंड राइटिंग एंड कैरियोग्राफी दो अलग अलग चीज होती हैं। कैरियोग्राफी में हैंड राइटिंग हम नॉर्मल लिखते हैं, और कैरियोग्राफी में हम थोड़ा सा डिजाइनदार चीजों को बनाने की कोशिश करते हैं। आप नेट पे देखिएगा कि हमारे संविधान की जो मूल प्रति है वो इंग्लिश में लिखी गई है, और उसकी कैरियोग्राफी किसने की है, प्रेम बिहारी नारायणज़ादा ने की है। जब हमारे संविधान को लिखने की बात आई तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इनसे कहा कि ठीक है, आप जो है वो हमारे संविधान को लिखेंगे। इसको लिखने के लिए उन्होंने ये कहा कि हम लिखने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए मैं 1 रुपए भी नहीं लूंगा आपसे, किंतु मैं एक बात जो है वो मैं चाहता हूं कि संविधान के हर पेज में मेरा नाम लिखा रहे। तो जवाहरलाल नेहरू ने इससे इनकार भी नहीं किया कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो इसके लिए इतना तो आपका हक बनता है। तो हमारे संविधान की मूल प्रति के हर पेज में प्रेम बिहारी नारायणज़ादा जी का नाम है, और अंतिम पेज में इन्होंने कहा था कि मेरे और मेरे दादाजी का नाम होना चाहिए, तो उनका नाम है। और आपको एक नाम और याद रखना है, वो है नंददास जी। जो ये नंददास जी हैं हमारे, नंददास बोस। जब आप भारत के संविधान की ओरिजिनल कॉपी अगर आप नेट पे देखेंगे तो आपको अगल बगल कई सारी डिजाइन दिखेंगी। यहाँ पर जो डिजाइन और यहाँ पर हमारी रामायण महाभारत और कई आदि काल की चीजों का चित्रण किया गया है, वह चित्रण किया गया है नंददास बोस जी के द्वारा। तो ये 2 चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमारा समाप्त हो गया संविधान वाला जो मुख्य पार्ट था। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं संविधान की कुछ आलोचनाएं या संविधान सभा की आलोचनाएं। बस 2 मिनट में मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। जो हमारा देश था, जब इतना बड़ा संविधान बना तो इसकी कुछ ना कुछ आलोचनाएं भी लोगों ने की। आलोचना से तात्पर्य यह कभी नहीं होता कि वह चीज गलत है या वह चीज वैसी ही है जिसकी जैसी आलोचना की गई। आलोचना का मतलब होता है कि मेरे मन में यदि मैं उस चीज से संतुष्ट नहीं हूं तो मैं क्या करूंगा, उसका मैं आलोचना करूंगा।
तो जो हमारी संविधान सभा की आलोचना की गई वो इस बेस पे की गई कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि संविधान सभा जो थी वह एक संप्रभु संस्था नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हमने जो हमारा संविधान सभा का निर्माण किया वो हमने वयस्क मताधिकार पर ना करके हमने कैसे किया था? एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा। एक और आप फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था कि संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव था वह वयस्क मताधिकार पर कराने के लिए किसने कहा था? तो वह कहा था हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने। दूसरी जो आलोचना की गई कि संविधान में लगा समय, तो यह कहा गया कि अमेरिका जैसे विकसित देश ने जब 4 महीने में हमारा संविधान पूरा बना लिया था तो भारत को संविधान बनाने के लिए 2 साल 11 महीने का समय क्यों लगा और 63 लाख रुपए उस समय की वैल्यू पर खर्च किए गए, जिसे कहा गया समय और धन की बर्बादी। किंतु यह भी उतना औचित्यपूर्ण हमारा सिद्ध नहीं होता है। उसके बाद हम तीसरे की बात करें तो हमारे संविधान को और संविधान सभा को भी वकीलों का स्वर्ग कहा गया। इसका तात्पर्य यह था कि जो हमारे संविधान में जो अधिकतर व्यक्ति जो पढ़े लिखे थे वह वकील ही थे, तो इसलिए उनने इतनी क्लिष्ट भाषा का या वकीली भाषा को हमारे संविधान में डाला है कि आम व्यक्ति उसे उस तरीके से नहीं समझ पाता कि यह लाइन या यह पर्टिकुलर आर्टिकल या अनुच्छेद कहना क्या चाह रहा है। उसके अलावा संविधान सभा में हिंदुओं का प्रतिनिधित्व, इसको लेकर भी काफी विवाद रहा। हमने जैसे देखा भी था कि अगर हम 296 से 389 की बात कर रहे हैं उसमें भी 208 कांग्रेसी और 93 केवल मुस्लिम लीग के सदस्य थे। इसीलिए हमारी संविधान सभा को हिंदुओं का प्रभुत्व एवं कांग्रेस का प्रभुत्व वाली संस्था भी बताई गई। तो ये हमारी संविधान सभा की कुछ आलोचनाएं थी, लेकिन इन आलोचनाओं को निराधार सिद्ध करते हुए आजादी के इतने सालों के बाद भी यदि हमारा देश जो है वो एकजुट होकर खड़ा हुआ है पूरे विश्व के सामने, हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर बन चुके हैं पूरे विश्व की, इसका मतलब यही है कि हमारे संविधान में कमियां जरूर अनेकों होंगी, लेकिन उसके बाद भी इस संविधान के बलबूते ही आज हमारा देश इतनी प्रगति कर रहा है और हम अनेकता में एकता के भाव को लिए हुए बैठे। तो यहाँ के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि जो भी गलतियां हो उन्हें आप हमें बताएं, हम अगले वीडियो में इसको जरूर दूर करने की कोशिश करेंगे। अदिति परिवार की ओर से आपका नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आगे के जो हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। और अगली क्लास शायद महेंद्र सर फिर वापस लेंगे आपकी 3D क्लास। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि उन्होंने एक नई चीज करने की कोशिश की है आज, कि वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रहे हैं विथ मैप। तो जल्दी आपको और काफी अच्छी सुविधाएं हमारी एकेडमी के थ्रू आपको मिलेंगी। तो जो भी आपको सुधार लगे या जो भी गलतियां लगे उन्हें आप बिल्कुल बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।